अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्ती गुण। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी एक्सेट्रा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम ले रहे हैं ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, Zeff, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो देखो बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता क्या है? तो क्या होता है कि जो एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक्चुअल में कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा है, वही क्या कहलाता है? उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझे ना कि एटम में जो ऑर्बिट होती हैं उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड करते हैं, वही उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। यही लिखा हुआ है ना कि द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज experienced by electron in orbit is called effective nuclear charge। समझे बच्चों कि परमाणु के अंदर जो डिफरेंट विभिन्न प्रकार के कोष होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना वास्तविक नाभिकीय आकर्षण अनुभव करते हैं, वही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है कि द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब देखो क्या होता है कि जो ऑर्बिट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगना चाहिए, जितना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मींस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उनका अट्रैक्शन लगना चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स पर। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें सेम चार्ज है तो इनमें एक रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है, मींस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ हटाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करता है। तो जितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगना चाहिए था इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होना चाहिए था? Z के बराबर, मींस जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है तो इन रिपल्सन के कारण कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया। समझ गए ना? चार्ज डिक्रीज बाय न्यूक्लियर चार्ज, मतलब हम यहां क्या लेंगे? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज बाय इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मींस शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट, कि इतना तो लगना चाहिए था, मींस प्रोटॉन्स जितने हैं न्यूक्लियस में वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम करता है, वो उतना अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो इतना लगना चाहिए था, इतना कम कर दिया गया, तो एक्चुअल में कितना पार्ट मिला? वही क्या है? हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज मींस Z एटॉमिक नंबर लोगे आप, माइनस न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज बाय इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मींस शील्डिंग कांस्टेंट। अब हमें ये देखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो कितने यूनिट न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज करता है। तो देखो बच्चों, शील्डिंग कांस्टेंट मींस ये एक फॉर्मूला बन गया कि Z, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है यहां पर? शील्डिंग कांस्टेंट। अब देखो ये क्या है, जैसे आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं
वो जिस ऑर्बिट में है, पहले तो ये बता दूं कि आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट को क्या मानोगे, एन, क्या मानोगे, स्मॉल एन, उस ऑर्बिट, उसके बाहर वाली ऑर्बिट से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, वो होगी एन, एक चीज। दूसरा है कि अब आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे और आपसे पूछा जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, तो आपको ये देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन एस में है या पी में है या डी में है या एफ में है। ध्यान रखें एस या पी में है तो सिग्मा किस तरह से वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है, कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन एस या पी ऑर्बिटल्स में है, अभी हम एग्जांपल लेके समझेंगे, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि एस या पी में है, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होता है या कहें सीडिंग कांस्टेंट होता है वो होता है 0.35। मींस एक यूनिट, एक प्रोटॉन का जो चार्ज है, एक यूनिट जहां इलेक्ट्रॉन पर लगना चाहिए था उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है कहां एस या पी में वो कितना कम कर देता है, 0.35। मींस इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो एक यूनिट चार्ज का इतना पार्ट कम कर देता है। मींस इतना अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये रिपल्सन लगता है। तो एस या पी में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दोगे, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उन इलेक्ट्रॉन के पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या करोगे आप, सिग्मा की वैल्यू रखोगे 0.35। मींस जैसे एस और पी में कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बाकी कितने बचे, 6, तो 6 इंटू 0.35 कर देंगे। समझ गए ना कि ये 0.35 का मतलब समझ रहे हो आप, कि एक न्यूक्लियर चार्ज, एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज जहां अट्रैक्शन लगना था उसमें से कितना कम कर दिया गया, 0.35। तो एक्चुअल में कितना लग रहा होगा n ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पर, 0.65। 0.35 तो कम कर दिया गया एक यूनिट से, तो कितना लग रहा है, 0.65। लगना था एक यूनिट, लग रहा है 0.65 एक। फिर आप अंदर की तरफ जाओगे, ns और np जिस ऑर्बिट में थे उससे जस्ट एक क्वांटम नंबर वाले ऑर्बिट में जाओगे, उसे बोला जाता है n-1। उसके पर इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना, जैसे n-1 तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है कि 15 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगाओगे, 0.85। और उससे अंदर n-2 या उससे अंदर जितनी भी ऑर्बिट्स हैं उन सब के लिए 1 यूनिट सिग्मा होता है। मींस समझ रहे हो आप कि जहां एक यूनिट अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए था उसमें से 0.85 तो क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण कम कर दिया गया। तो कितना लग रहा होगा, 0.15। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है, जितना यूनिट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है उतने यूनिट ये अट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। तो एक यूनिट का न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा अंदर के n-2 इलेक्ट्रॉन या अंदर के इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं और वो कहां पर आ जाता है, nd या nf में। समझ गए ना, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के और फिर कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन nd या nf में आ जाता है तब आपको क्या करना है कि nd या nf, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो उसी को n मानते हैं, उसी में देखोगे कि वो इलेक्ट्रॉन d में है या f में। तो nd या nf में एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनके लिए सिग्मा इफेक्टिव, सिग्मा या सीडिंग कांस्टेंट कितना रखोगे, 0.35। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 18 में से एक का कम करके 17 का रखेंगे, ऐसे करेंगे। अगर मान लो और जो अंदर बचे, अब जो nd या nf छोड़ दें जिसके लिए आप जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो उसके अंदर के जितने भी ऑर्बिट्स हैं, अब वहां पर ये ध्यान नहीं रखना n-1 या n-2, आपको तो सीधा रख देना है कितना, 1.0 पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जितने भी अंदर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से सिग्मा की जो भी वैल्यूज है उसका टोटल सम लेके
जेड में से इतना माइनस करोगे, अब जो बचेगा उतना पार्ट किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, जेड इफेक्टिव। तो समझ गए बच्चों कि जेड इफेक्टिव मींस किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्चुअल में कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है, वही है जेड इफेक्टिव। कितना करना चाहिए था उसमें से कितना कम कर दिया गया, इनका डिफरेंस ये है। कितना करना चाहिए था वो न्यूक्लियर चार्ज के बराबर, कितना कम कर दिया गया वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के बराबर। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ही क्या कहलाता है, शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट। इस तरह से NS अगर इलेक्ट्रॉन S या P में है तो n ऑर्बिट के पर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, n-1 के लिए 0.85 और उसके अंदर 1.0। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं वो NDNF में आ जाता है, तो NDNF के एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने बचे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 और उससे अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं NDNF को छोड़कर अंदर जितने बचे वो सब के लिए पर इलेक्ट्रॉन का हिसाब से 1.0 रख के कैलकुलेट करना है इस तरह से। और n किसे मानोगे, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो से n मानोगे। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg, ओके, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। पहले मैं एक ग्रुप बता दूं कि जो सबसेल्स हैं उनकी ग्रुपिंग कैसे होती है। देखो, एक होता है 1s एक ग्रुप, 2s और 2p का एक ग्रुप, 3s 3p का एक ग्रुप, 3d का एक ग्रुप, 4s 4p का एक ग्रुप, 4d और 4f का एक ग्रुप होता है। सबसे पहले हम इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो Na सब जो भी आपको दे रखा है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब क्वेश्चन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na, तो यहां पर है लास्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां पर। तो ये तो हो गई n, तो ये क्या हो गई n-1, तो ये हो गया n-2। अब आप देखें कि n इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, केवल एक ही है, एक के लिए तो हमें निकालना ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो n इलेक्ट्रॉन होते हैं। n-1 इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो गए, 8। n-2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब यहां पर आ जाए सिग्मा फॉर n-1 इलेक्ट्रॉन, यही है ना। तो आप सिग्मा n-1 में कितने हैं देखो आप, तो ये हो जाएगा, कितने हो गए आपके पास, 8 × 0.85, 6 और 2 8। सिग्मा n-2 इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2, और हर एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.0। तो यहां देखो ये कितना हो गया, 0.85 × 8, तो 8 × ठीक है 0.85, तो ये हो गया 6.8, कितना हो गया 6.8, और ये तो हो गया 2.0। अब हम देखें कि टोटल कितना हो गया हमारे पास, तो 6.8 प्लस 2.0, तो ये हो गया 8.8। बस अब आपको क्या करना है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस सिग्मा टोटल, तो 11 माइनस सिग्मा टोटल हो रहा है हमारे पास 8.8। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस 8.8, तो ये आ गया कितना, देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2.2। समझ गए ना कि इस तरह से आपने जो है कैलकुलेट कर दिया। तो यहां तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा करके देखो अब यहां पर आ जाए। अब नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन Mg, तो यहां पर आप चलें तो Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो Mg12, तो यहां हो जाएगा आपके पास ऐसा 3s2, ये तो अच्छी तरह समझ गए। अब यहां देखें ये n है, ये n-1 है, ये n-2।
n इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास एक है, कितना है, एक, क्योंकि दो में से एक के लिए तो हम जेड इफेक्ट निकाल ही रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, n-1 में कितने दिख रहे हैं, 8, और n-2 में कितने दिख रहे हैं, 2। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा n इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू 0.35, तो ये हो गया 0.35। 8 इलेक्ट्रॉन है n-1 में, तो सिग्मा हो गया 6.8, 8 इंटू 0.85, और सिग्मा n-2 के लिए कितना हो गया, 2 इंटू 1। अब आप इसे टोटल जब ऐड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा ये, तो 8.8 में 3.35 और ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर जब आप सिग्मा टोटल लोगे तो सिग्मा n इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा n-1 प्लस सिग्मा n-2, तो 0.35 प्लस 0.68 प्लस 1, ठीक है, सॉरी 2.0, तो ये हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 9.5, तो ये हो गया 8.8 प्लस 0.35 9.15, कितना हो गया 9.15। अब यहां आ जाए तो यहां हो गया हमारे पास 12, टोटल कितना हो गया, यहां देखो 9.15, तो ये आ जाएगा 2.85, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 9.15, तो 2.85, कितना आ गया यहां पर, 2.85। यहां तक आप समझ गए, बिल्कुल इजी था। तो यहां समझ गए ना कि जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, उसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बाकी जितने बच्चे को n इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर n-1, उसके अंदर n-2, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और देखो आपके पास नेक्स्ट, यदि आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn, 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn, तो Zn 30 क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, एक एक करके समझते हैं। 4s, तो यहां पर ये हो गया n, जब हम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 4s का, तो ये हो गया, ठीक है, फॉर 4s इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो ये होगा n, तो ये हो जाएगी n-1, तो ये हो जाएगी n-2, ये हो गई n-3। तो जेड इफेक्टिव में अगर आप देखें तो n इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक, क्योंकि एक का तो निकाल रहे, तो एक बचा। n-1 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 6 16 2 18 हो गए। n-2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, 6 2 8 सॉरी 8 हो गए, और n-3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। सिग्मा निकालना, सिग्मा n प्लस सिग्मा n-1 प्लस सिग्मा n-2, ठीक है, प्लस सिग्मा n-3। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है 0.35 इंटू 1 प्लस n-1 में कितने हैं, 18, तो 18 और 0.85, क्योंकि s का निकाल रहे हैं, प्लस बाकी अंदर के सबको एक बराबर मान लेंगे, n-2 n-3 सबके लिए होता है 1 यूनिट, तो 6 और 2 8 2 10, तो 10 और 1.0, ओके। इस तरह से 0.35 प्लस, ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा टोटल, इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो 18 इंटू 0.85, तो ये हो गया 15.3 प्लस 10, ओके। तो ये हो गया आपके पास कुल मिला के 15.3 प्लस 10 प्लस 0.35 25.65, कितना हो गया 25.65, ये हो गया टोटल सिग्मा। बस अब आपको क्या करना है, जेड इफेक्ट निकालना है, तो यहां कितना हो गया, 30 माइनस इसमें से कितना 25.65 कर दो। अब जो वैल्यू आ गई 4.35, यही इसका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव, समझ गए ना, ये कितना आ गया 4.35, तो ये इसका जेड इफेक्टिव होगा, जो कि 25.65। अब आपसे देखो क्वेश्चन किया गया है 3D के लिए निकालना,
जिंक p। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, यहां तक तो समझ गए ना कि s या p में है तो ये रूल लगेगा n-1 n-2 इस तरह से। अब मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन d या f में आ जाता है तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए d या f ऑर्बिट को n माने और अंदर की जितनी ऑर्बिट है उन सब के लिए, तो हम यहां पर देखेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s2। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप होता है। तो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन 3d में है, ठीक है, तो हम यहां n इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे 9 और n-1 और इनर इलेक्ट्रॉन हमारे टोटल इसमें से एक के लिए तो हम निकाल ही रहे हैं तो 9 बचे और अंदर के टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो n-1 या इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो गए कितने 6 और 2 8 6 14 16 मतलब 10 2 12 6 18 हो गए ना, 10 2 12 6 18 ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि जब अभी आपको रूल बताया है कि अगर आप जेड इफेक्टिव d या f ऑर्बिटल का निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो अंदर की जितनी भी ऑर्बिट हैं उन सब के लिए सिग्मा 1.0 होगा। तो सिग्मा फॉर n इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा 9 into 0.35 बट सिग्मा फॉर इनर इलेक्ट्रॉन्स तो 18 इंटू क्या हो जाएगा 1.0। तो ये जो है अब आप सिग्मा टोटल करोगे तो आपके पास n सिग्मा n इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा इनर इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है। तो ये हो गया आपके पास 9 into 0.35 तो ये हो गया 3 ठीक है 15 और ये हो गया 18, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्लस 21.1 कितना हो गया 20.1। बस अब जेड इफेक्टिव 3d इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप लिखेंगे 30 माइनस 21.15 बस यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा, मींस ये आ जाएगा आपके पास 8.85 इतना अट्रैक्शन मिलेगा। तो यहां तक समझ गए ना, तो इस तरह से जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, यहां तक होगा। अब देखो बच्चों जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू रूट ई इंटू एन स्क्वायर अपॉन 1312। ई है जिस ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगी एनर्जी और जिस ऑर्बिट से आप निकाल रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब E इज द एनर्जी किलोजूल पर रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth एनर्जी लेवल। और जो यहां पर ठीक है n, ये दोनों अगर हमें पता हो, जैसे कि पोटासियम में ये है 418.8 किलोजूल पर मोल और n है 4, तो जब हम इसकी वैल्यूज में पुट अप करें तो ये आएगा 2.26। ऐसे ही क्रिप्टॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, n की वैल्यू है, E वैल्यू है 4.06। पीरियोडिसिटी की बात करें तो पीरियोडिसिटी ग्रुप में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, जैसे लिथियम से लेकर सीजियम तक चले तो ये आएगा। ध्यान रखें लिथियम में जो कैलकुलेशन है ये जो है आया है जेड इफेक्टिव 1.3, इसमें 1s2 के लिए जो इलेक्ट्रॉन है मतलब n-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है तो लिथियम हो या हीलियम हो, अगर आप इनके लिए सॉरी ये लिख दिया तो यहां पर ये हो जाएगा 1.3 n-1 इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो वो आप इस तरह से 2 लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखोगे कि सिर्फ यहां थोड़ा सा अलग है, बाकी ये वैल्यू सब में क्या है सेम बनी हुई है। तो पीरियोडिसिटी अगर आपको ग्रुप में पूछी गई है तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन 1s में आ जाता है जैसे हीलियम है और 1s इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा उसके लिए सिग्मा 0.30 आता है केवल 1s में, बाकी किसी में नहीं आता। मैं वो ये आपको बताना चाह रहा था, लेकिन यहाँ लिथियम में n-1 है तो 0.85 करके जो भी वैल्यू है 0.85 वो रख के कैलकुलेट करेंगे। अगर आप पीरियड में जाते हैं तो ध्यान रखें पी ब्लॉक में चलोगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा 0.65 पर इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से। पी ब्लॉक में कितना बढ़ेगा पीरियड में, जब आप ऐसा चलेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है 0.65 यूनिट के हिसाब से,
डी में जब आप सीरीज में चलोगे, डी ब्लॉक किसमें चलोगे, सीरीज में, तो 0.85 के यूनिट से बढ़ेगा और एफ ब्लॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जुड़ता है, यहाँ n-1 में जुड़ता है, यहाँ n-2 में। आउटर मोस्ट में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो 0.35 कम कर दिया जाता है, जिससे जेड इफेक्टिव 0.65 यूनिट में बढ़ता है। डी ब्लॉक में जाओगे तो 0.85 कम कर दिया जाता है, तो बढ़ता कितना है, 0.15 का यूनिट से। और एफ ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आता। अब मैं इसके एप्लीकेशंस बता दूं। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उसमें ये रेडियस निकालनी है, ये क्या है, रेडियस ऑफ एटम, तो ये फॉर्मूला लगेगा 0.529 × n²/ZeF, जबकि हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये जेड आता है डायरेक्ट। और अगर मान लो एनर्जी निकालनी है तो भी ZeF आएगा। अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक अलार्ड रासो करके एक रिलेशन आएगा, वहां भी ZeF का यूज होता है। ओके, तो इस तरह से यूज कर ZeF जब निकालते हैं आउटर मोस्ट में, तो जितने इलेक्ट्रॉन है सबके लिए फिर 0.35 रखते हैं, वहां एक हटाते नहीं, मतलब आउटर मोस्ट में कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगेगा वो सारे इलेक्ट्रॉन से लेकर निकाला जाता है। ओके, तो यहां तक नोट करा। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है, ये है एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या, है ना। वैसे भी इसको पूरा डिटेल में अच्छी तरह डिस्कस किया है हमने इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, जो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर भी समझें। तो ये क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब हम जानते हैं कि एटम इस तरह से होते हैं स्फेरिकल, तो ये न्यूक्लियस से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियाई। कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जहां तक आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो पार्ट, वो रीजन जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, पाए जाने की जो संभावना है वो पॉसिबल होती है, वहां तक की डिस्टेंस कहलाती है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। क्यों नहीं निकाली जा सकती? क्योंकि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी का एक साथ परम, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। मींस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए एक फिक्स डिस्टेंस कैलकुलेट करना, एक एब्सोल्यूट वैल्यू एटॉमिक रेडियाई की कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो इसे 3 टाइप्स से कैलकुलेट किया गया है। एक कहलाती है कोवेलेंट रेडियाई, जो दो एटम बिल्कुल होमो एटॉमिक स्पीसीज जो है, जब दो एटम इस तरह से कोवेलेंट बॉन्डेड हो तो इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है बच्चों, कोवेलेंट रेडियाई। मींस जब दो एटम बिल्कुल सेम कोवेलेंटेड हो, मींस ओवरलैप कर गए हो, तो इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधा पार्ट ये क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। मींस अगर ये डिस्टेंस है DAA, तो ये डिस्टेंस हो गई RA, और ये तो ये इस तरह से, तो ये है कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट करनी है हम RCV से। अगर हम ये कहें तो ये हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा कर दें तो हमारी रेडियस आ जाएगी A के लिए। किसके लिए? A के लिए। जैसे कार्बन कार्बन की डिस्टेंस होती है बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगी 0.77 एंगस्ट्रॉम या 77 पिकोमीटर। दूसरा होता है वैन डर वाल रेडियस। तो देखो, ऐसे एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, जैसे कि 0 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, या फिर दो सेम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को इतना पास लाया जाए कि वो एक दूसरे के जितने नियरेस्ट आ सकते हैं, तो दोनों एटम्स जब नियरेस्ट आ जाए, उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग ना हो, तो जब ओवरलैपिंग ना हो तो उस समय दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है, वैन डर वाल रेडियाई। समझ गए ना, कि दो मॉलिक्यूल्स लाए जाएं जो होमो एटॉमिक हैं और जितने नियरेस्ट आ सकते हैं, मींस उनमें ओवरलैपिंग ना हो, तो उनके दो एडजेसेंट एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका आधा कर दिया जाए, न्यूक्लियस की डिस्टेंस का आधा कर दिया जाए, तो ये है वैन डर वाल्स रेडियस। ध्यान रखें कि एटम के लिए वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई। और अगर हम मेटालिक रेडियस की बात करें, 2 मिनट अभी बताता हूं। अब देखो बच्चों, मैं आपको एटॉमिक रेडियाई बता रहा था, है ना, कि ये था कोवेलेंट रेडियाई, ये है वैन डर वाल्स रेडियाई, और ये है मेटालिक रेडियाई।
मेटालिक क्रिस्टल्स जो होते हैं, मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं, उनमें कोवेलेंट रेडियाई नहीं मेजर होती, वैन डर वाल्स रेडियाई क्या मेजर नहीं होती। उनमें कौन सी रेडियाई निकाली जाती है? मेटालिक रेडियाई। ये जो मेटालिक क्रिस्टल होता है, इसमें जो ये कर्नेल होते हैं, क्या होते हैं? कर्नेल्स। तो दो कर्नेल्स जो कि बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन में हैं, उनके न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाए तो ये कहलाती है मेटालिक रेडियाई। ओके, जितने भी एलिमेंट्स जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं उनकी मेटालिक रेडियाई कंसीडर की जाए, सॉरी कोवेलेंट रेडियाई कंसीडर की जाती है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के लिए वैल्यू दी जाती है। जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें वैन डर वाल्स रेडियाई क्या की जाती है? कंसीडर की जाती है। और जो मेटालिक क्रिस्टल्स हैं या मेटालिक एलिमेंट्स हैं उनमें ये रेडियाई देखी जाती है। ध्यान रखें कि सबसे बड़ी जो रेडियाई है वो है वैन डर वाल रेडियाई। एक तो ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मतलब ये है कि एटम ओवरलैप नहीं है, ऐसे में इनके न्यूक्लियर डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। फिर दूसरे नंबर में आती है ये मेटालिक रेडियाई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना तो ओवरलैप होने देता है और ना ही टोटल फ्री, तो ये बीच में आती है। और सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियाई, क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। तो एक ही एलिमेंट्स के लिए ये इस तरह का ऑर्डर दिखाई देता है, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई। और इसमें अगर आप पोटेशियम में जाए तो पोटेशियम में देखो कोवेलेंट रेडियाई 2.03 है, जबकि मेटालिक रेडियाई जाओगे तो 2.35 है, इस तरह से। तो बंडल एक तो ये ऑर्डर याद रखना है। अब हम आ जाते हैं इसका वेरिएशन। ये बात तो समझ गए होंगे कि कार्बन कार्बन की डिस्टेंस होती है 1.54 न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका हाफ कर दिया जाता है, ये कार्बन की कोवेलेंट रेडियस हो गई 0.77 एंगस्ट्रॉम। अब पीरियोडिसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम एक पीरियोडिसिटी में देखें पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है, तो पहले मैं ग्रुप में बता दूं। अगर आप किसी ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चले ना बच्चों, तो एटॉमिक रेडियाई चाहे वो कोई भी कंसीडर की गई हो ये बढ़ेगी। और मेनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में तो ये ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने से बढ़ती है जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है। लिथियम से लेके चाहे आप फ्रांसियम तक जाए, बेरिलियम से लेके रेडियम तक जाए, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें कोई डेविएशन नहीं है। एक डेविएशन जरूर मिलेगा आपको, कहां पर? बोरॉन ग्रुप में। बोरॉन ग्रुप में बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम की होनी थी, लेकिन यहाँ पर गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलियम के पहले आप देखोगे डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज आती है और उसमें इतना ज्यादा जो है शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन का इफेक्ट पड़ता है कि जो है इसकी जो एटॉमिक साइज है गैलियम की बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण, डी ब्लॉक का बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसकी साइज काफी छोटी हो जाती है। तो यहाँ एक आपको एक क्या है एक्सेप्शन मिलेगा। तो एक तो ये ऑर्डर याद रखना, और वैसे भी बोरॉन ग्रुप में मैंने खूब डिटेल में पढ़ाया है, इसको ये देख सकते हैं। बाकी कहीं आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा। कार्बन से लेकर लेड तक चले, नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक चले, ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक चले, फ्लोरीन से लेकर एस्टेटिन तक चले, इस तरह से आप देखोगे एटॉमिक रेडियाई लगातार रेगुलर इंक्रीज होती है। अब हम आ जाते हैं पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड में जब आप चलोगे और एस और पी ब्लॉक में देखोगे, किस में जाओगे? जब एस और पी ब्लॉक में, तो जो रेडियाई है वो डिक्रीज होती है पीरियड में लेफ्ट टू राइट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अब यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन देखें हम, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम, और यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद आना था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की छोटी साइज। लेकिन यहां देखोगे कार्बन से और फ्लोरीन से छोटा है नाइट्रोजन। रीजन ये है कि इनमें और इसमें देखोगे तो ये है 2p3, जबकि यहां पर है 2p5, यहां है 2p4। तो 2p3 में इलेक्ट्रॉन क्या है? एक एक ऑर्बिटल में, तो इनमें रिपल्सन कम होने के कारण ये काफी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है साइज। बट इनमें 2p4, 2p5 होने के कारण इनमें साइज थोड़ा बढ़ जाती है, और यही रीजन है कि इस तरह का वेरिएशन आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। देखो नियॉन में 160 पिकोमीटर दिखाई गई है, एक्चुअली ये कोवेलेंट रेडियाई नहीं है, जबकि ये कोवेलेंट रेडियाई है। यहां पर ये नियॉन की वैन डर वाल रेडियाई ली गई है। यहां तक आप समझ गए, ये तो है एस और पी ब्लॉक में। अगर आप डी ब्लॉक में चले जाएं, एफ ब्लॉक में चले जाएं, और वहां पर भी आप देखोगे कि एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन, अगर आप डी ब्लॉक देखो, है ना, तो डी ब्लॉक में आप ग्राफ देखोगे कि यहां पर अगर हम एटॉमिक रेडियाई लें और यहां एटॉमिक मास, तो आपको ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा यूं, कि यहां पर है स्कैंडियम,
फिर आ जाएगा टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहां देखोगे 142, 132, ये 144, 132, 122, यहाँ 1.1, 118, 17, 117, 116, 115, 117 और फिर है 12, जिंक में जाओगे तो 125, इस तरह की मतलब यहाँ थोड़ा डिक्रीज हुई है, फिर आप देख रहे हैं लगभग ये कांस्टेंट है, फिर थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पर देखोगे आप न्यूक्लियर चार्ज जो है ये क्या है, इफेक्टिव है। यहां पर जाओगे तो सील्डिंग इफेक्ट जो है इफेक्टिव है, और यहां पर दोनों तरफ देखोगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है और सील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे के बराबर हो जाने के कारण ही इनमें साइज जो है ये सिमिलर हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक सिमिलरिटी, साइज में जो सिमिलरिटी है वो किसमें मिलती है, आप देखोगे किसमें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो यहां पर अगर आप एक सीरीज की है, ये किसकी बात की है मैंने, सीरीज की, और अगर आप ग्राफ में देखोगे तो पहली सीरीज ये दिखेगी, फिर दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज आप देखोगे बिल्कुल वही है। मतलब है कि पहली सीरीज से बड़ी साइज है दूसरे सीरीज के एलिमेंट्स की, लेकिन दूसरे और तीसरी सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो साइज में बिल्कुल बराबर हैं। रीजन है कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। सेकंड सीरीज, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण जितनी साइज बढ़नी थी सेकंड के बाद थर्ड में उतनी डिक्रीज हो गई, जिसके कारण ही सेकंड और थर्ड सीरीज के मेंबर्स की जो साइज है वो लगभग क्या है, बराबर। तो कई बार आता है कि टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम ये साइज बराबर होती है। ठीक इसी तरह से वैनेडियम, नियोबियम और टेंटिलम ये साइज बराबर होती है। तो ये फर्स्ट सीरीज, ये सेकंड सीरीज और ये क्या है, थर्ड। तो यहां पर लैंथेनाइट एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां जाए स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम, तो ये लगातार बढ़ेगा। इसके बाद लैंथेनम, टाइटेनियम, ठीक है, जर्कोनियम और हाफनियम, तो यहां पर फिर लैंथेनाइट्स आ जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि डी सीरीज में ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो फर्स्ट से सेकंड में तो साइज बढ़ी है, लेकिन सेकंड से थर्ड सीरीज में कोई चेंज नहीं आया। और वैसे भी मैंने इसको डिटेल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बताया है, आप वहां देखें अच्छी तरह से। और अगर आप एफ ब्लॉक में चले जाएं, ठीक है, तो एफ ब्लॉक में मिलता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आप देखोगे एटॉमिक साइज के बारे में, तो यहां से थोड़ा सा यहां साइज एक ऐसे आएगी, मतलब यहां पर सीरियम, तो यहां EU और यहां YB थोड़ा सा साइज में। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ कि जो एटॉमिक साइज है इनकी ये लगातार डिक्रीज होती है जब एटॉमिक मास लगातार क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इस तरह से। तो ये ऐसा ग्राफ मिलता है जब हम कौन सी मेटालिक रेडियाई और एटॉमिक मास, अगर आयनिक रेडियाई का लोगे तो लगातार ही सीरियम 3+ से लेके ल्यूटेशियम 3+ तक अगर आप चलोगे तो आप देखोगे कि इस तरह से लगातार ये साइज यहाँ पर डिक्रीज होगी। व्हाइट इट्रियम यहाँ पर और यहाँ थोड़ा साइज एटॉमिक साइज में वेरिएशन दिखता है, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल कोई भी इस तरह का एक्सेप्शन नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो लैंथेनाइट्स हैं या एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैं, इनकी एटॉमिक साइज सीरीज में डिक्रीज होती है, इसको बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनमें एटॉमिक रेडियाई के बारे में इनका वेरिएशन पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है और ये है आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई मींस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ आयन। किसी भी आयन के नाभिक से, न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, आयोनिक रेडियाई। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आयोनिक रेडियाई ऑफ कैटाइन इज लेस देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटम, मतलब जिस एटम का कैटाइन है उससे, ये देख रहे हैं आप, उसकी आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से कम होगी, जबकि एनाइन की आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से ज्यादा होती है। रीजन पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हैं एटम से तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें बढ़ जाता है, और यही रीजन है कि आयनिक रेडियाई कम पड़ जाती है एटॉमिक रेडियाई से। बट अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और एनाइन बनता है, एनाइन मींस जिसमें
नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाने से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाने से आयनिक रेडियाई बड़ी हो जाती है। जैसे I+ इससे बड़ा I और I से I-, जस्ट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस। तो ये है इनकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर, समझ गए ना। अब इतना सा ध्यान रखना है कि जो आयनिक रेडियाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा आयनिक रेडियाई और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम आयनिक रेडियाई। ये फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मान लो कोई अलग से ऐसी स्पीशीज दे रखी है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस एक ही एटम में है तो आप ये हट जाए, ये सोच देखें कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा साइज। तो ये है इनकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर। कैटायन में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एक ही एटम की साइज इस तरह से डिक्रीज होगी। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ध्यान रखें जैसे कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है इनमें क्या होता जाता है, साइज बढ़ती जाती है आयन की, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको 3 कंपाउंड दे दिए एक ही एलिमेंट की, अगर आप उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पहचान जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं इनमें जो कैटाइन है या एनाइन है उनकी साइज में क्या ऑर्डर होगा, तो ध्यान रखें कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन होता है कि ये लिखा है MnO, Mn2O3, MnO2 और एक लिखा है Mn2O7। अब मैं पूछूं कि इनमें क्या जो Mn है उसकी आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या है, तो देखो यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +7। तो इस तरह से ये है किसका ऑर्डर, आयनिक रेडियाई ऑफ M, ठीक है, चार्ज, जो भी इसमें Mn का N+ चार्ज है, इसकी आयनिक रेडियाई की बात की गई है। तो मेटल आयन अगर है, कैटाइन है, एनाइन है। अब एनाइन की बात की गई हो कि जैसे यहां लिखा है K2O, K2O2 और KO2। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीजन आयन, तो देखो यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ -1/2, तो यहां पर ये है ऑक्साइड, ठीक है, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या है, ऑक्साइड की आयनिक रेडियाई का ऑर्डर है। तो कैटाइन हो या एनाइन हो इस तरह से साइज आपको ध्यान रखना है। बात समझ गए यहां तक? तो आपको आयनिक रेडियाई अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और वैसे भी अगर इसमें और डिटेल पढ़ना है तो मैंने इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह से आगे दिया हुआ है और इस पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से पढ़ाई है, आप उसमें जा सकते हैं। वेरिएशन की बात कर, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई, तो अगर आपसे ग्रुप में बात की गई हो, ठीक है, तो जो आयनिक रेडियाई है बच्चों, आयनिक त्रिज्या जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक नंबर, और अगर पीरियड की बात की गई है तो आयनिक रेडियाई, ठीक है, सॉरी, तो अगर हम ग्रुप की बात करें, हाँ ठीक है, और पीरियड की बात की गई है तो 1/, क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। देखो कैसे, जैसे यहां पर है Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, तो ये इस तरह से, ये ग्रुप में है, तो ये इस तरह से, चाहे आप निगेटिव आयन हो तो भी इसी तरह से रेडियस का ऑर्डर मिलेगा कि एक ग्रुप में आयनिक रेडियाई चाहे कैटाइन की हो या एनाइन की बढ़ेगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अगर आप पीरियड की बात करें, जैसे 1+, बेरिलियम 1+, बोरॉन 1+, कार्बन 1+, नाइट्रोजन 1+, ऑक्सीजन 1+, तो ये ऑर्डर मिलेगा। समझ गए ना कि अगर हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाती है। समझ गए? तो इस तरह का वही वेरिएशन दिखाई देता है किसी भी ग्रुप या पीरियड में, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन दिखता है। तो ये था आयनिक रेडियाई के बारे में। ओके, अब देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं और ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, IE। ओके, तो ये क्या होता है एक्चुअली में कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ
मोस्टली ठीक है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ गए ना, कि एक बिल्कुल फ्री एटम हो, एक स्वतंत्र परमाणु, तो उस एटम का जो सबसे ज्यादा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, सबसे दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको निकालना है तो कितनी एनर्जी लगती है, वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म गैसियस कैटाइन, और वो किस में चेंज हो जाए, गैसियस कैटाइन। देखो इस तरह से, ये है एक आइसोलेटेड एटम, आपने एनर्जी की, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक निकलने के बाद दूसरा निकाला जाए, अब जो एनर्जी लगी वो कहलाती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। दो निकलने के बाद मतलब 2 प्लस हो गया, अब आप उसमें से तीसरा निकाले इलेक्ट्रॉन, तो अब जो एनर्जी लगी वो क्या कहलाती है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकाला जाए, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये ध्यान रखें कि ये जो एनर्जीज हैं लगातार बढ़ती जाएंगी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से ज्यादा थर्ड। जैसे एल्यूमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा निकाला जाए एक निकलने के बाद 18.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर तीसरा निकाला जाए 24.8, अब चौथा निकालोगे ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, वैलेंसी सेल से, जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कोई मेजरेबल मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब वैलेंसी सेल के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, अब कहां से निकलते हैं, इनर्ट गैस कोर से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इस बेस पर हम अभी देखेंगे इसके एप्लीकेशन में कि वैलेंसी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन आप देखोगे कि ग्रुप में ये डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है। और अगर आप पीरियड की बात करें कि पीरियड में तो ये इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज होगी। ध्यान रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ग्रुप में साइज बढ़ती है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पीरियड में ये बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता जाता है, साइज ज्यादा चेंज नहीं आती है। एग्जांपल बता दूं मैं आपको, जैसे लिथियम है 520, Na है 496, K है 419, Rb 403, आप देख रहे हैं लगातार डिक्रीज हो रही है। और अब आप आ जाते हैं कि अगर हम पीरियड की बात करेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज लिखी इन सब एलिमेंट्स की, लिथियम से लेकर नियॉन तक चले तो ये लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक वेरिएशन दिख रहा है, एक वेरिएशन यहाँ दिख रहा है। इसका रीजन मैं बताऊंगा। बेरिलियम और बोरॉन में जहां बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी वो कम हो गई है। रीजन है कि बेरिलियम में NH2 कॉन्फ़िगरेशन है जो फुली फिल्ड है, और NH2 ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के ज्यादा नियरेस्ट होता है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां की बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन में P3 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाफ फिल्ड है और ज्यादा स्टेबिलिटी के कारण ही इसमें एनर्जी का ये डिफरेंस दिखता है। ठीक है, तो अभी हम फैक्टर इफेक्टिंग अलग से देखते हैं। तो ये कुछ वेरिएशन दिखते हैं। अगर आपको किसी की जो एनर्जी है किलोजूल पर मोल में, आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसे किलोजूल में चेंज करना है, तो ये रिलेशन याद रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 96.4 किलोजूल पर मोल। ये जो एनर्जी लिखी है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की। मैं इसको कहूं कि एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में क्या होगी, तो 6 × 96.4 कर दोगे किलोजूल पर मोल में चेंज हो जाएगी। अगर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो कैलोरी पर मोल में चेंज हो जाएगी। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पहले मैं फैक्टर्स बता दूं जिनके बेस पर आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर्स बताने होते हैं। तो ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, मींस अगर ये कहीं कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ध्यान रखें ऐसे एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी ज्यादा होगी, भले उनका वेरिएशन कुछ भी हो, न्यूक्लियर चार्ज कैसा भी हो। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी।
ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज या एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, या जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड में। समझ गए ना, कहां देखेंगे आप ये पीरियड में। और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए ना। और अगर आपको पेनिट्रेशन की बात की गई हो कि एक ही एलिमेंट के s, p, d और f की बात की गई हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे कम p में, उससे कम b में और उससे कम f में, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सेम हो। समझ गए ना, जैसे बेरिलियम बोरोन में ऐसा मिलेगा। अब यहां देखो, अब एक मैं बता दूं, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। लिथियम, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का आना था, लेकिन यहां देखो 2p1 है और यहां 2s2 है। अभी मैंने आपको बताया पेनिट्रेशन s का ज्यादा है, ऐसे में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ है, बोरोन का निकालना इजी है, इसलिए यहां एक वेरिएशन दिखता है। फिर इससे ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में p4 कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें p3 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से आयोनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है। और एक ऐसा फिर नियॉन और Fe का सबसे ज्यादा जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का होता है। ऐसे ही अगर आपको इनमें देखना हो Na, A, बिल्कुल इन्हीं का ऑर्डर याद रखना है। Na के नीचे Li के नीचे Na, B के नीचे Al, Be के नीचे Mg। तो जो ऑर्डर ये है, जस्ट दूसरा पीरियड में ये ऑर्डर याद रखना है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपको आयोडीन प्लस आई और आई माइनस का आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई हो तो ये याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज है तो कम। ऐसे ही मान लो लिखा है Fe, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब आ जाते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये काफी पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, बार बार रिपीट होता रहता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपको देखना है तो मेनली देखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर आपको देखना है तो आप देखोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी। क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, कैटाइन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। और अगर चार्ज सेम है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना है, ठीक है, एटॉमिक के या कहें कि न्यूक्लियर चार्ज, इस बेस पर पहचानना है। पहला देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो आपको दिख रहा है हाफ फिल्ड, ठीक है, p3 या फिर d5 S2, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन दिखते हैं तो ध्यान रखें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखते तो आपको देखना है न्यूक्लियर चार्ज, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। अब देखो, अगर हम कहें कि लिथियम 1+, ठीक है, फिर नियॉन 1+, फिर है ऑक्सीजन 1+, फ्लोरीन 1+, F, ठीक है, फिर नाइट्रोजन 1+, फिर बोरोन 1+, फिर कार्बन 1+, और फिर आप देख रहे हैं बेरिलियम 1+। ये है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आपको यहां देखोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 1s2, जो कैसा हो गया, हीलियम जैसा, जीरो ग्रुप। अब यहां पर है कितना, 2p5, यहां पर कितना है, 2p3, यहां पर, ठीक है, 2p कितना मिलेगा आपको, 4, यहां पर आ जाए तो 2p2, यहां पर आप जाओगे तो 2s2 मिल जाएगा, यहां जाओगे तो 2, मतलब बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2p1 आएगा और यहां 2s1 है। तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, इसलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी रखेगा। फिर जीरो ग्रुप, अब इनमें तीनों में कंपेयर करोगे तो आप यहां पर देखोगे p5 है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, तो जीरो ग्रुप का तो इनसे ज्यादा होगा। अब यहां देखोगे अगर, तो यहां p3 है, यहां p4 है। यही रीजन है कि नाइट्रोजन का जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फ्लोरीन से भी ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीन की बात करते हैं, अगर हम समझ गए ना कि फ्लोरीन की अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये p2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब बोरोन और कार्बन में देखोगे तो बोरोन का ज्यादा और कार्बन का कम दिख रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, भले इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है।
इसमें 2p1 है, और इसमें सबसे कम क्यों है, क्योंकि ये 2s1 है, एक और निकल जाए तो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी को देख के जस्ट इसके नीचे वाले मेंबर्स का याद रखें। मगर अगर ये याद है, मतलब हम ये कहें कि Na+ सबसे ज्यादा होगा, फिर आर्गन प्लस, फिर ऑक्सीजन के बाद सल्फर प्लस, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्लोरीन प्लस, फिर यहाँ पर फास्फोरस प्लस, फिर एल्यूमिनियम प्लस, फिर सिलिकॉन प्लस, और फिर यहाँ पर जाओगे तो Mg1+। तो ये आपको इनका सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, कई बार चार्ज नहीं लगा होता, बस ये लिखा होता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। अगर इनमें चार्ज नहीं लगा और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है तो आपको केवल सिंबल के बेस पर देखना है, इसमें देखना है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे गए, ठीक है, ऑर्डर है। ऐसे ही पूछा जाता है Na+, Mg1+ और एल्यूमिनियम 1+। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, इनमें बताएं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो यहां देखोगे आप तो 2p6 दिखेगा, यहां पर आप जाओगे तो 2p6, ठीक है, और 3s1 मिलेगा, और यहां जाओगे तो 2p6 3s2 मिलेगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये नियॉन जैसा हो गया, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं s2 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि यहां s1 है, तो सबसे ज्यादा Na आएगा, फिर एल्यूमिनियम, और उससे कम किसका आ जाएगा, Mg। ऐसे ही सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जाओगे तो जैसे यहां पर आपने देखा Na, फिर एल्यूमिनियम आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोरॉन, फिर कौन आ जाएगा, यहां पर बेरिलियम 1+। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पूछ लिया जाता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और फ्लोरीन में तो आप वैसे तो बता दिया मैंने, तो ऑक्सीजन 1+, फ्लोरीन 1+, और नाइट्रोजन 1+ लिखा है, तो इसका ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2p3 है, यहाँ 2p4 है, यहाँ 2p2 है। तो जब कोई स्टेबिलिटी ना हो कॉन्फ़िगरेशन की, तो न्यूक्लियर चार्ज देखें, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका कम है, इसलिए ऑर्डर दिखता है। तो इस तरह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर काफी पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, ये जरूर ध्यान रखें।